अब ये सब किया? देखिए, मैंने बैडमिंटन कोचिंग 2015 से शुरू करी और 2015 से 2017 तक मैं किसी के पास जॉब करता था। और 2017 से मैंने एसएम बैडमिंटन एकेडमी की जो स्टार्टिंग थी वो 2017 तारीख से स्टार्ट करी थी और एक बच्चे के साथ मैंने एकेडमी स्टार्ट करी और आज करते करते आप देख रहे हैं हमारी ब्रांच है और काफ़ी बच्चे जो है हमारे जो स्टेट नेशनल डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं और पिछले 4 साल की मेहनत है कि पिछले लगातार 3 साल से जो दिल्ली स्टेट टूर्नामेंट और बड़े बड़े टूर्नामेंट होते थे वो सब अपने वेन्यू पर बनाए जा रहे हैं। क्या बात है। तो जब आपके एकेडमी से पहला बच्चा जो नेशनल लेवल पर खेलने गया, तो उस वक्त कैसा लगा योगेंद्र भाई, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, एक कोच के लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट होती है अगर उसका सिखाया हुआ बच्चा कहीं पे रिप्रेजेंट करता है, वो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करे, किसी नेशन को रिप्रेजेंट करे या अपने कोच के नाम को रिप्रेजेंट करे। वो मोमेंट एक बहुत अच्छी और एक प्राउड फीलिंग वाली होती है। पहली बार मेरे बच्चों ने नेशनल लेवल पे खेला था, स्टेट लेवल पे खेला था, तो मेरे वाकई बहुत गर्व की बात थी और उम्मीद करता हूँ अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मेहनती प्रकार से आते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते उस कोर्स को, फिर भी वो मेहनत करते हैं। वो बच्चे जब बिल्कुल। आगे जाके आपका नाम, आपके शहर का, आपके देश का नाम रोशन करते हैं ना, जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरी जो मेहनत है वो सफल हुई। अब आपको कैसा ख्याल आया कि आपको बैडमिंटन कोच ही बनना है? देखिए, स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स में कोच बनने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। जो प्लेयर को अब प्लेयर का स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड होता है, जब उसका स्ट्रगल बढ़ जाए तो उसको ये लगता है कि जो रिजल्ट मैं नहीं दे पाया वो मैं दूसरे अपनी मेहनत करके अपने बच्चों में वो रिजल्ट ढूंढूं और वही कोशिश मैंने करी 2015 में की। उसके बाद मैंने एनआईएस करके अपना सर्टिफाइड कोच का कोर्स करके और जो अपने लिए सपने देखे थे वो मैं अपने बच्चों में देखने लगा और धीरे धीरे मैंने उन सपनों को पूरा होते हुए देखा है। आगे आने वाले समय में कोशिश है कि वो इतना अच्छा रिजल्ट दे कि आप सब लोग भी देखें तो सपने पूरे हो सके। तो इसमें आपके किन किन लोगों ने कितना सपोर्ट किया, सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा? देखिए, किसी भी खिलाड़ी को तैयार करने के लिए बहुत से लोगों की मेहनत लगती है। माँ बाप की अगर मैं अपने आप से बात करूं, जब तक मैं खेल रहा था तो मेरे माँ बाप, मेरे कोच, मेरे दोस्त और जो भी मेरे आसपास के लोग थे सबने मेहनत करी। रही बात कोचिंग के प्रोफेशन में आने के लिए, तो कोचिंग के प्रोफेशन में आपको वहाँ भी एक गुरु की जरूरत होती है जो मेरे भी गुरु रहे। मैंने उनसे सीखा और उसी प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू करते हुए आगे अपने माँ-बाप का साथ लेके, अपने दोस्तों का सहारा लेके और उस नींव को खड़ा किया जो एसएम बैडमिंटन अकेडमी के नाम से। और उसको खड़ा करने के बाद मुझे शायद कभी पीछे मुड़ के देखना ना पड़ा, ना मैंने कभी देखा कि कभी किसी भी ज़रूरत को मेरे आस-पास के मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-बहन, मेरे दोस्त, मेरे परिवार ने पूरा किया और वही एक कारण रहा है कि जो मैं अपने बच्चों की मेहनत करता हूँ, सुबह पौने 5 बजे से हमारा सेशन शुरू होता है, रात को 8-9 बजे तक होता है। दिन के 12 से 14 घंटे उस कोर्ट पे रहना, उन बच्चों को देना एक काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है, जिसमें आपके परिवार को भी सफ़र करना पड़ता है, हम उनको वक़्त नहीं दे जी। पाते। फिर भी जब वो बच्चे हमें रिज़ल्ट देते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे परिवार को भी ऐसा लगता है कि जब बच्चे रिज़ल्ट देते हैं कि जो कोच की बिल्कुल। मेहनत सफल हुई है, हमारे परिवार के किसी सदस्य की मेहनत सफल हुई है। हाँ, ये जी। विराज भाई ये मेरी स्टूडेंट है, नव्या नाम है इसका हेलो। और अच्छा। ये काफी टैलेंटेड बच्चों में से एक है। बहुत छोटी सी एज में इसने काफी मेहनत करके अपने बॉडी स्ट्रक्चर को ऐसा बिल्डअप किया है कि फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। अगर आप इसकी क्या कुछ बात है। वीडियोस देखिए, लाइव में मैं यहाँ शो नहीं कर पाऊंगा, अगर आप इसकी वीडियो देखिए तो नव्या डबास के नाम से उन्होंने इंस्टाग्राम पेज पे डेली के अपडेट होते हैं, जो इसके ट्रेनिंग सेशन होते हैं या इसका जो कोर्ट ट्रेनिंग हो गया या शटल का ट्रेनिंग हो गया, कोर्ट प्रैक्टिस होगी, सब चीज़ों की वीडियो ये लड़की पोस्ट करती है और एट द एज ऑफ 7 साल की उम्र में जितना मेहनत ये कर रही है ना, आने वाले भविष्य में जिस मेडल की हम लोग उम्मीद करते हैं बच्चों से, ये उन बच्चों में से। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं इसके साथ हैं और हम इंतजार करेंगे कि ये खूब सारा मेडल जीते और हम पर्सनली आकर इसका इंटरव्यू करेंगे फिर। थैंक यू सर। ये देखिए, ये अपने मेडल ओह साथ माय क्या बात। गॉड। साथ लेकर बैठी है। वाह, क्या बात है। सीरियसली दिस हेड्स इज ऑफ, हेड्स अप्रिशिएटिंग। ऑफ।
क्या बात है, मतलब इतने सारे ट्रॉफीज और इतने सारे सर्टिफिकेट्स, क्या बात, इस उम्र में तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। कि मैं बहुत अमेजिंग बात है, मतलब 7 साल में और इतना कुछ अचीव कर लेना इतने सारे सर्टिफिकेट के साथ, सीरियसली दिस इज इंस्पायरिंग। और नव्या, इन आप बताएं फ्यूचर अपने मैं बारे में बेटा। My name is Navra. मैं सुबह उठती हूँ 4 o'clock और मैं अकेडमी के लिए रेडी होती हूँ। ओके। 5 आगे o'clock अकेडमी जाती हूँ। अच्छा। सैयद भाई, मैं आपको बताता हूँ, ये लड़की मेरी एकेडमी से 25 किलोमीटर दूर से आती है और ये सुबह 5 अच्छा। बजे ओ पहुँच के 5 से 7:30 तक ट्रेनिंग करती है, चाहे इसका स्कूल हो या ना हो, पर इसका टाइमिंग फिक्स होता है, सुबह 5 बजे एकेडमी में होती है। इसके साथ साथ ये एक लाइव एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया कि एक खिलाड़ी के पीछे बहुत से लोगों का स्ट्रगल होता है, और इस बिल्कुल छोटी बच्ची को लाने के लिए इसके पूरे परिवार जो है सुबह उठता है, इसको रेडी करता है, स्कूल जाता है। और इसके पीछे सबसे बड़ी मेहनत इसके भाई की है, जो डेली सुबह इसके साथ वहाँ 2-2.5 घंटे बैठ के और सिर्फ उसकी प्रैक्टिस के लिए वो वहाँ पे आता है। अगर इन फ्यूचर क्या बात ये है। लड़की कुछ क्या भी करती है, कुछ ग्रो करती है, कुछ अचीव करती है, तो उसके अंदर जितना हमारा रोल होगा उतना ही उस लड़के का रोल होगा बिल्कुल जिसने बिल्कुल। इतनी मेहनत करी। योगेंद्र भाई, मुझे वो जानना है, जब आपने लास्ट टाइम पेंडेमिक से पहले आपके जो है एशियन बैडमिंटन ने एक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था 2019 में, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है उनको बताएं। देखिए, पेंडेमिक से पहले क्या था, जब सब कुछ सही चल रहा था तो हर साल हमारी एकेडमी में दिल्ली स्टेट टूर्नामेंट होता है, जो नेशनल सिलेक्शन के लिए होता है, जो नेशनल टीम जाती है उसका सिलेक्शन वहीं पे होता है। जो बच्चे वहाँ से विनर और रनर अप रहते हैं उनकी स्कोरिंग के हिसाब से उनको सेलेक्ट किया जाता है। और जो लास्ट हमारे पास हुआ था वो सब जूनियर टूर्नामेंट हुआ था, जो अंडर 13, 15 और 17 कैटेगरी के लिए था। नेक्स्ट हमें 19 और मेंस करवाना था, जो कि हम पेंडेमिक करवा पाए। और पिछले 2 साल से कोई ऐसा लीगल टूर्नामेंट अभी गवर्नमेंट ने करवाया नहीं है कि जिसमें हम अपने आप को एज ऑर्गेनाइजर कहीं पे रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिक्कत रही है जिसकी वजह से काफी दिक्कत है ये कि, तो बिल्कुल योगेंद्र भाई एक बात जाननी है कि इस वक्त जो तकरीबन 2 साल होने जा रहा है पेंडेमिक का दौर रहा, इसमें जो नए बच्चे हैं, नए स्पोर्ट्समैन हैं, क्योंकि हम एजुकेशन लेवल पे बात करें तो हमें पता है कि उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, स्पोर्ट्समैन को कितना नुकसान हुआ है? देखिए सैयद भाई, अगर एक्चुअल देखा जाए रियलिटी, तो स्पोर्ट्समैन को बहुत ही जितना लॉस एजुकेशन में हुआ है उससे बल्कि ज्यादा स्पोर्ट्समैन को हुआ है, जो रेगुलर प्रैक्टिस करते थे। अगर आप एथलीट हो, आप डेली वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप फिटनेस कर रहे हो, आपको सडनली 2-3 महीने के लिए एक बंद कमरे में, एक बंद एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए, ठीक है, आप छोटी सी जगह पे वो सारी एक्टिविटी कर सकते हो, पर वो उतना रिजल्ट नहीं देती जितना रिजल्ट आप कहीं स्टेडियम में या किसी पार्क के किसी प्लेटफॉर्म पर जाके करते हो। और अनलॉक डाउन के जब अनलॉक हुआ उसकी प्रोसेस में भी जिम हुआ, फिटनेस सेंटर हुए, स्पोर्ट्स क्लब, अकेडमी, बिल्कुल। सबको लास्ट में रखा गया कि नहीं आप लोग वहां नहीं जाओगे, जो कि गवर्नमेंट का हम्म। मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरी पर्सनल वो है, व्यू है, बिल्कुल बिल्कुल। को इन्वॉल्व नहीं कर रहा कि आपने मार्केट खोल दी जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, पर आपने कोई स्टेडियम, कोई जिम नहीं खोला जिससे किसी भी बच्चे की, बड़े की फिटनेस बन सकती है। आपको पता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मेरे हिसाब से फिटनेस का 80% रोल होता है, 20% डाइट का होता है। आप वो हम्म। सोच के आप चलिए ना कि अगर आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने, पिछले पेंडेमिक में यही मुद्दा चला था, बूस्ट योर इम्यूनिटी, बूस्ट योर इम्यूनिटी, बहुत सी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट बेचे थे यही बोल के। जी जी। उस टाइम क्या हुआ कि जो फिटनेस सेंटर है, कोई भी फिटनेस सेंटर हो, वो रिक्रिएशनल कोई भी हो, उन सबको बिल्कुल लास्ट में रखा गया कि नहीं आप सबसे लास्ट में। जो प्लेयर पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा था किसी इवेंट की, कर रहा आप है। सडनली उसको 2-3 महीने का ब्रेक दे दो, वो रिदम कभी भी नहीं रहता जो उसका रिदम कंटिन्यूटी में पिछले 6-8 महीने से चलता आ रहा है। और वही एक ड्रॉबैक रहा है कि आने वाले टाइम में, इस साल भी वही हुआ, पिछले साल भी वही हुआ कि बच्चों को बच्चे बड़े कोई भी हो स्पोर्ट्समैन, उसको 2-3 महीने के लिए घर बिठा दिया गया। उसके बाद आप यूँ सोचते हो कि नहीं हमारा बच्चा, अगर पेरेंट्स मान लो मैं हूँ, अगर मेरा बच्चा 3 महीने घर में बंद रहा, पिछले 8 महीने में प्रैक्टिस कर ली, 3 महीने रहा, वो जीरो हो गया, एज पर मी, मेरे हिसाब से बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि उसने वो सोया, खाया पिया, उसने मस्ती करी है। और ऐसे ही वर्चुअल कम्युनिकेशन किया, चाहे वो कोच के साथ हो, फैमिली के साथ हो, रिलेटिव के साथ हो, टीचर्स के साथ हो।
के बाद जब वो कोर्ट पे आता है तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा उतना ही एक्टिव है, उतना ही स्ट्रेंथ और स्पीड रखता है जितनी वो पहले रखता था। बट ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज़ को इतना लंबा गैप दोगे तो उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है, जो पेरेंट्स को एक्सेप्ट करनी चाहिए आज की डेट में। बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत से मैंने लोग ऐसे फेसबुक पे बोलते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा सर पहले ऐसा था, वैसा नहीं। बट वो उस पार्ट को नहीं देखते कि उसने गैप कितना लिया है, उस गैप में उसने क्या फिजिकल एक्टिविटी करी है, वो देखना बहुत जरूरी है। और पेशेंस के साथ, क्योंकि अभी भी आप लोगों ने भी सुना होगा थर्ड वेव आने वाली है। आधे से ज्यादा बच्चे जो अच्छे स्पोर्ट्समैन थे वो क्विट कर चुके सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने अब स्टार्ट करना है, 2 महीने बाद फिर मेरा शटडाउन हो जाएगा, फिर मैं 1 महीना घर बैठ के फिर स्टार्ट करूंगा, फिर शटडाउन हो जाएगा। इस ब्रेक डाउन में बार बार बच्चा क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाता है और वो फाइनली अपने ट्रैक को छोड़ के दूसरा ट्रैक पकड़ लेता है। जब उसको दिखता नहीं यार मेरे पास सक्सेस ट्रैक रहा ही नहीं, तो यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने में क्या फायदा। ऐसे 30-40% बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 2 साल के लॉकडाउन में अपना स्पोर्ट्स करियर छोड़ के साइड हो चुके। विनर भाई, एज ए स्पोर्ट्समैन मेरे आपसे एक सवाल है कि हमने देखा है कि इस पेंडेमिक से एजुकेशन को बहुत लॉस हुआ है, फिर लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई तो कह सकते हैं कि कुछ परसेंटेज फायदा हुआ, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन के लिए ऑनलाइन क्लास लेना मतलब कितना सक्सेसफुल है? देखिए, आपका सवाल का जवाब ऐसा है कि अगर मैं आपके साथ रेंडमली कोई मजाक कर दूं, ठीक है, एजुकेशन क्या है, आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, वो भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है, टीचर्स के लिए बहुत ही लोगों ने मजाक भी बनाया उसका, कुछ जोक्स भी मैंने पढ़े कि भाई ऑनलाइन क्लासेस में कोई मोबाइल फोन को रस्सी से बांध के कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जी। आप एक चीज देखिए, सबके पास इतने गैजेट्स नहीं होते कि वो घर पे आपका ट्राइपॉड या किसी पे लगा के फोन को सेट करके, या आपके पास ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड नहीं होता कि आप उन बच्चों को पढ़ा सके। फिर भी उनको अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए वो सारी चीजें करनी पड़ी जिनसे उनकी जॉब ना जाए। टीचर्स ने चाहे कैसे भी किया हो, अपना पूरा साल भर से पिछले 1.5 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, जैसे भी पॉसिबिलिटी होता हो। सेकेंडली, स्पोर्ट्स का क्या है, स्पोर्ट्स को अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। पर अगर आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी करानी है जो काफी स्पोर्ट्स की, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बैडमिंटन कोर्ट है, मेरे बैडमिंटन कोर्ट का साइज इतना बड़ा है, वो किसी नॉर्मल घर में वो एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनके घर में नहीं हो सकती। 150 गज का कोर्ट आप घर पे कैसे बनाओगे? तो स्पोर्ट्स के लिए जो ऑनलाइन प्रोसीजर है वो मेरे हिसाब से जीरो है, वो सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं है। इन केस कोई जुम्बा एरोबिक्स में सक्सेसफुल है तो है, अदरवाइज टेक्निकल पार्ट में कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा योगेंद्र सर, आपको क्या लगता है कि एक बैडमिंटन प्लेयर में कोई एक ऐसी क्या खास चीज होनी चाहिए उसके अंदर, इम्पोर्टेंस? डिसिप्लिन सबसे पहले। नॉट इवन इन बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप लेते हैं तो उसमें आपकी पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर एक स्पोर्ट्समैन में डिसिप्लिन है ना, वो चाहे किसी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का हो, टीम स्पोर्ट्स का हो, किसी भी गेम से रिलेट करता हो, वो कभी भी मार नहीं खाएगा, किसी भी गेम में नहीं खाएगा। अगर वो अपने कोच, अपने पेरेंट्स की, अपने प्रोफेशन की, अपने गेम की रिस्पेक्ट करेगा तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप सक्सेसफुल होता चला जाएगा। तो योगेंद्र सर, मेरे भाई एक मेरा सवाल है कि बैडमिंटन जो बच्चे सीखते हैं, जो नए बच्चे सीखना चाह रहे हैं, तो उनको क्या कुछ कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना उनको फाइनेंशियली तैयार रहना चाहिए? देखिए, बैडमिंटन बाकी गेम्स के मुकाबले एक्सपेंसिव गेम है। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो फाइनेंशियली भी, अगर आप किसी भी नॉर्मल बच्चे को, अगर आप बिगिनर बच्चे को भी स्टेज पे अगर डाल दे हो, तब वो 2,500 से 3,000 रुपए मिनिमम है आपके बच्चे का मंथली। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको रैकेट भी चाहिए, उसको शूज भी चाहिए, उसको अपैरल्स भी चाहिए, उसको शटल भी चाहिए। स्टार्टिंग स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे है वो 5 से 6,000 रुपए का एक्सपेंस है। और उसके बाद एज पर अफोर्डेबिलिटी भी है, ऐसी बात नहीं है कि आपको शॉर्ट ब्रांडेड लेने हैं, अपैरल्स ब्रांडेड, या आपको रैकेट ब्रांडेड लेना, पर जो बेसिक चीज है वो तो आपको सारी फुलफिल करनी पड़ेगी। आपको शूज, रैकेट, शटल और अपैरल्स प्रॉपर ले लेने पड़ेगा। पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था कि कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं,
बैडमिंटन मैं जी। अपनी गेम से बता रहा हूँ, वो जाना चाहते हैं और वो कहीं ना Right. कहीं actually, अपनी जो पॉसिबिलिटी होती है और फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं होते कि वो उस गेम में या उस प्रोफेशन में जा Exactly. पाए। तो उसके लिए हमने ना एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था। हमने ऑनलाइन अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया था, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अच्छा। के साथ देते हैं। जो बच्चे मतलब घर पे अपना सीखना चाहे या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको लगे कि स्पेस है, मैं आउटडोर कोर्ट बना सकता हूँ अपना पार्क में या कहीं भी किसी भी एरिया में बना सकता हूँ, जो हमारे तक पहुँच नहीं पाता हो या वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाता हो, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन अपना चैनल बनाया था ऐसे। और उस चैनल पे हमने बेसिक से लेके और हर तरीके के जितने भी ट्रेनिंग एपिसोड होते हैं, हमने एपिसोड वाइज बना रखे हैं। चाहे वो बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, हर बच्चे के लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेशन की उसमें वीडियोज बना रखी है। उनके चैप्टर्स हैं प्रॉपर। आप वहाँ जाके किसी को भी अगर कुछ भी बैडमिंटन का सीखना हो, तब वहाँ जाके फिटनेस से लेके स्ट्रोक्स, ड्रिल और कोर ट्रेनिंग तक आप सारी चीजें वहाँ देखें। और ये सिर्फ लॉकडाउन के लिए हमने इनिशिएटिव लिया था, बट उसके बाद लोगों की हमारे पास डिमांड आती रही कि इस चीज की वीडियो बने, टॉपिक लोग देते रहे। जैसे आपको टॉपिक मिलते रहते हैं, अब हमें भी मिलने लग गए। तो हमें लोगों से टॉपिक मिलता है और हम उन टॉपिक्स पे अपनी वीडियो प्रिपेयर करते हैं। और चलिए, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं ले पाते एडमिशन या उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली वो आपके वीडियो से जो है फायदा हासिल करेंगे। युगेंद्र सर, जाते जाते हाँ जी बताइए। जी, जाते जाते हम जानना चाहेंगे कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है जो आप चलाते हैं, वो कैसे डिफरेंट है और बेहतर है, और उसमें क्या स्पेशलिटी आपको लगती है कि कैसे वो डिफरेंट है बाकी इंस्टीट्यूशन से? देखिए, डिफरेंट तो मैं उसका तो जवाब नहीं दूंगा। सब अपनी तरफ से प्रॉपर मेहनत करते हैं, बट मैं ये कह सकता हूँ वी आर हार्ड वर्किंग, वी आर डेडिकेटेड। और हम सुबह से, हमारे कोच, चारों कोच सुबह से लग जाते हैं और शाम तक वो पूरा अपना 100% देते हैं। जो बच्चे में डेडिकेशन होती है, हम उसके ऊपर, अगर बच्चा 100% दे रहा है तो हम उसके ऊपर 200% अपना एफर्ट देते हैं। हमारे कोचिंग सुबह 5 बजे से लेके और कंटिन्यू 11 बजे तक सेशन होते हैं सुबह। उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा वही स्टार्ट कर देते हैं 2 बजे से लेके शाम को 7 साढ़े 7 तक। वो ये नहीं देखते छुट्टी किस दिन है। अगर कोई बच्चा ये भी कहता है कि नहीं, हमें आप छुट्टी वाले दिन भी करा दीजिए, हमारा कंपटीशन या हमारा मैच है, तो हमारे कोचेस कभी मना नहीं करते। ये मेरे हिसाब से मेरी सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ है कि मेरे कोचेस डेडिकेटेड है। मेरे साथ साथ जो मेरी टीम है, पूरी एसएम बैडमिंटन अकेडमी की टीम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डेडिकेटेड है। यही रीजन है कि जो हमारी ग्रोथ का या हमारा रिजल्ट जो हमारा आ रहा है, वो इसी वजह से। चलिए, बहुत अच्छा और बहुत बहुत शुक्रिया युगेंद्र भाई, आप जुड़े हमारे साथ और बहुत मजा आया बात करने में काफी लंबे अरसे बाद। और इतना कुछ हमने जाना बैडमिंटन के बारे में, आपके एकेडमी के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में। और बहुत शुक्रिया आपका कि आप जुड़े हमारे साथ और हमने बात की। और बिल्कुल हमारे जो है नए ख्वाहिशात आपके और आपकी टीम आपके बात करके, और बहुत शुक्रिया। आपको भी उम्मीद है कि पसंद आया होगा आज हमारे साथ जुड़ के युगेंद्र भाई। बिल्कुल सैयद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और लोगों से इंटरेक्ट करके, लोगों का इतना सपोर्ट देख के बहुत अच्छा लगा। तो खुश हैं, खुशियां बांटते रहें। अल्लाह हाफिज।